बिहार में चुनाव एक तरह से शुरू हो गया है, सब लोग अपने अपने दौरे कर रहे हैं, कोई यात्रा कर रहा है, कोई जो है रैलियां कर रहा है। लेकिन बिहार चुनाव के बारे में ये कहा जा रहा है इस बार एक्स फैक्टर एक ऐसा आदमी है जिससे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। बहुत ही कहा जा रहा है कि उन्होंने इस चुनाव को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। मिलिए प्रशांत किशोर से। सर, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं 45 दिन पहले आपसे मिला था, करीब 17-18 जुलाई को। तो उतने दिनों में क्या कुछ बदला है आपके लिहाज से? नहीं, ये तो आप बताएंगे क्या बदला। आप भी तो रणनीतिकार हैं, आप तो ज़्यादा जानते हैं चुनाव। हम लोग, हमारे लिए चुनाव सिर्फ चुनाव का समय ही चुनाव नहीं है। हम लोग यहाँ 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3.5 साल से बिहार के गांव-गांव पैदल गए। 2 साल के बाद 1 करोड़ लोग को इकट्ठा करके दल बनाया। दल बनाने के बाद उस दल का एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया। अब चुनाव प्रचार हम लोगों ने अपना शुरू किया है पिछले 3 महीनों से। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो अनुभव जमीन पर का है कि बिहार में एक बहुत बड़ा जनमानस बदलाव चाहता है। वो चाहे किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का समर्थक हो, लेकिन वो बदलाव चाहता है। और उस बदलाव की आंधी में आपको बिहार में इस बार बड़े बड़े लोग बहते हुए नजर आएंगे। इस बार बिहार में एक नई व्यवस्था बनने जा रही है, जनसुराज की व्यवस्था बनने जा रही है। कुछ सर्वेज कहते हैं कि आपका जो मुख्यमंत्री बनने का चांस है वो बहुत अच्छा हो रहा है, 20% तक बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ तक सीट देने की बात आती है तो उतने सीट नहीं दे रहे, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट की बात। सर्वे हर व्यक्ति का, आप पत्रकार हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, सर्वे वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। आप इसको इस तरीके से देखिए कि जब जनसुराज जैसा कोई प्रयास शुरू हुआ तब तो लोगों ने कहा भाई बिहार में तो कुछ हो ही नहीं सकता है, आप तो खुद बिहार के हैं, अरे बिहार में क्या हो सकता है, जात के नाम पे होता है। लेकिन आज इतना तो सब लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, ये एक्स फैक्टर है। सारे लोग ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के परिणाम सिर्फ 2 बातों को अगर आप गेस कर लीजिए। पहला कि नीतीश कुमार की गिरती हुई शारीरिक मानसिक जो अवस्था है उसका कितना नुकसान एनडीए को है और कितना बड़ी ताकत बनकर जनसुराज उभरता है। इन 2 चीज़ों की समझ के बगैर बिहार चुनाव के परिणामों की घोषणा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये तब कहा जा रहा है जबकि 100% पत्रकार हो, विश्लेषक हो, फिर सेफोलॉजिस्ट हो कह रहे थे कि बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। तो इसको मैं अपने दर्शकों के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो प्रशांत किशोर जी ने कहा, इनका कहना है कि 2 बात का अंदाजा लगा लीजिए, यानी जनसुराज को कितना वोट मिलेगा, किसका वो वोट मिलेगा, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा और जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी की स्थिति पर डिपेंड करेगा। मैं नहीं, जनता दल यूनाइटेड में नहीं। देखिए, यहाँ पर आप भी चुनाव को कवर करते रहे हैं, लालू और नीतीश बहुत बड़े फैक्टर हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों सहयोगी दल की भूमिका में रहे हैं पिछले 25-30 साल में। कांग्रेस तो एक तरह से लालू जी की पिछलग्गू दल है, भाजपा नीतीश जी की सहयोगी दल रही, सहयोगी पार्टी रहा है। फैक्टर यहाँ नीतीश और लालू है। लालू जी आज कैंपेन में उस तरह से है नहीं, उनकी उम्र, उनका हालत जो है। एक नीतीश जी कुर्सी पर है लेकिन उनकी भी शारीरिक मानसिक स्थिति लोगों के सामने है। उसका कहीं न कहीं एनडीए को बड़ा नुकसान होगा ही होगा। और नई व्यवस्था क्या बनी, नई व्यवस्था बनी जनसुराज की। तो इन दोनों को समझे बगैर आप बिहार के चुनाव के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो आपको कोई यहाँ की स्थिति का ज्ञान नहीं है। आपको वोट कौन दे रहा है? एनडीए का वोटर दे रहा है? कौन दे रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले इंटरव्यू में, जनसुराज को वो वोट दे रहा है जो बिहार में बदलाव चाहता है। वो चाहे राजद का वोटर हो या एनडीए का वोटर है। बदलाव वाला तो राजद को भी तो दे सकता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बिहार जो बदलाव, बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। अब वो 60% आदमी जनसुराज को तो नहीं वोट दे रहा है उसमें, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी है जो बदलाव चाहता है। वो कहता है लालू और तेजस्वी राजद को तो देखे ही हैं, एक नई व्यवस्था जनसुराज बन रही है, इसके साथ जुड़कर वोट देते हैं। तो बदलाव का एक बड़ा वोट जनसुराज को मिल रहा है। वोट अधिकार यात्रा का कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं? कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, वोट अधिकार यात्रा तो राहुल गांधी का एक अपना ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज है और कांग्रेस का एक प्रयास है कि थोड़ा हम अपना दमखम दिखाएं ताकि जब 1300 किलोमीटर 25 डिस्ट्रिक्ट तो भाई जो कि भाई सीटों पर, जब आप भी जानते हैं बिहार की राजनीति हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, ये सारी कवायद इसलिए है कि 2-4-5 सीट लालू जी से ज़्यादा ले ली जाए। लेकिन लालू जी सीट देंगे उतनी ही जितना उनके मन में होगा। ये जो पूरी यात्रा आपने की है, देखिए लोग कितना समझदार लोग हैं। 13 मतलब जितने 25 जिलों में गए, 25 जिले जाने में प्रशांत किशोर को 2.5 बरस लगा। 2.5 बरस घर परिवार छोड़कर मैं पैदल इन 25 जिलों में गया हूँ।
ये 25 जिले हेलीकॉप्टर और गाड़ी से ही लोग 10 ही दिन में निपटा 14 दिन दिए, में, हाँ। 14 दिन में निपटा दिए। उन जिलों की समस्या को समझ लिए, उन जिलों के लोगों से मिल लिए, वहाँ पर इन्होंने संगठन खड़ा कर लिया, वहाँ पर लोगों को इन्होंने जोड़ लिया। तो भाई ये बहुत प्रकांड विद्वान लोग हैं। ये वो विद्यार्थी हैं जो परीक्षा के पहले गेस्ट पेपर पढ़कर नंबर लाते हैं। हम लोग भूसगोल विद्यार्थी हैं। हम लोग 3 साल से रगड़ कर किताब पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं, लास्ट में गेस्ट पेपर भी देखेंगे, लेकिन किताब पढ़कर परीक्षा देते हैं। ये लोग गेस्ट पेपर पढ़कर परीक्षा देने वाले लोग हैं जो ये सोचते हैं कि 10 दिन में गेस्ट पेपर पढ़ के 90% नंबर लाएंगे। तो आप मुझे बताइए, SIR मुद्दा है क्या, वोट चोरी मुद्दा है? वोट चोरी मुद्दा है भी और नहीं भी है इसलिए कि ये राजनीतिक मुद्दा निश्चित तौर पर है, राजनीतिक लोगों के लिए मुद्दा है, लेकिन जो सामान्य जनता है, लेकिन लोग बात तो कर रहा है, ये बात तो है कि चाय दुकान पे जाइए तो बात कर रहा है। जैसे प्रशांत किशोर की भी बात करता है, वोट चोरी की भी बात कर रहा है, बिल्कुल चिराग की भी बात कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको क्या कहा, ये मुद्दा है भी नहीं भी है। मुद्दा जैसे मान लीजिए कि बिहार के स्पेशल स्टेटस का मामला है, वो जाइएगा हर आदमी बात करेगा, लेकिन क्या वो वोट देने न देने के लिए निर्णायक मुद्दा है? मेरी समझ से नहीं है। SIR जो है, जो सत्ता में रहता है वो सत्ता का दुरुपयोग करके अपने कुछ ना कुछ फायदे की जुगाड़ करता है। हम लोगों ने बिहार में देखा है, जब लालू यादव यहाँ सत्ता में थे तब क्या वोट चोरी नहीं होती थी? तब इलेक्शन कमीशन के जरिए नहीं होता था, लाठी के जरिए होता था, कट्टा और बंदूक के जरिए होता था। कि इलेक्शन कमीशन के जरिए वोट चोरी हो रहा है? इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन को पहले आप समझिए, इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक संस्था ही नहीं हो, काम कैसे करती हो, काम तो सरकार के लोगों के जरिए करता है। तो जो बिहार में सत्तारूढ़ दल है उसके थ्रू ही तो इलेक्शन कमीशन काम करा रहा है। तो नीचे ये जरूर प्रयास किया जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर है, जो मुसलमान है, जो दलित है, जो कि एकदम हाशिए पर है, सत्ता वाले लोग उससे डरते हैं। डरते इसलिए कि उसको कुछ मिला नहीं है, सोचता है कि उसका नाम न रहे तो अच्छा है। लेकिन हमने देखा है, चाहे बिहार की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, सत्तारूढ़ दल जितना भी प्रयास कर ले, जनता ने अगर मन बना लिया है तो कोई बचा नहीं सकता है। इस बार जनता ने नीतीश की विदाई तय कर दी है। आप बीच में उलेमाओं से मिले तो आपको क्या जरूरत पड़ गया कि मुस्लिम संगठन से नहीं मिले, उनके मीटिंग में गए? नहीं। आपने कहा योगी आ गए तो बाप करोगे, फिर कहोगे मोदी अच्छा था। बिल्कुल, ये सही बात जो बता रहे हैं लोगों को, ये सब शब्द आपके हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं, लोग नेशनल मीडिया में भी पूछते हैं कि भाई मोदी के बाद भाजपा का लीडर कौन होगा। तो मैंने हमेशा ये बताया कि अगर आपको मोदी के बाद कौन लीडर होगा इसका अनुमान लगाना है तो व्यक्ति के बारे में तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन आप लीडरशिप की ट्रेजेक्ट्री को देख सकते हैं कि भाजपा में पहले वाजपेयी और आडवाणी थे, तब लोगों को वाजपेयी लिबरल चेहरा लगते थे और आडवाणी से डर लगता था। एक समय आया जब आज और आडवाणी और मोदी में अगर चूज करना हो तो आपको आडवाणी लिबरल दिखेंगे, मोदी हार्डलाइनर दिखेंगे। फिर एक समय आएगा जब लोग कहेंगे कि नहीं, मोदी कितना भी हार्डलाइनर था, योगी इनसे ज़्यादा हार्डलाइनर है। मैंने ये बात बताया कि जो भाजपा की लीडरशिप है उसकी ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल क्लियर है, आप देख लो। तो बहुत ज़्यादा सिर्फ व्यक्ति पर मत जाइए, आप ये समझिए कि एक विचारधारा है जो संघ की है, भाजपा की है, वो एक अपनी व्यवस्था बनाते जा रहे हैं। उसका काउंटर अगर करना है तो उसके लिए विचारधारा आधारित व्यवस्था बनानी पड़ेगी और लंबी लड़ाई के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपका कहना है जब योगी आएंगे तो मोदी जी लिबरल लगेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि लगेंगे? आज अगर योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को दोनों को रखा जाए और देश के मुसलमानों को कहा जाए कि आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, इन दोनों में एक को वोट देना है, किसको देंगे लोग? आप बताइए, हंस रहे हैं, आप बताइए किसको देगा? आज अगर पूरे देश में मुसलमानों को कहा जाए कि आडवाणी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों में एक को वोट देना है, किसको वोट दोगे? लोग किसको वोट देंगे? मैं तो देखिए, ठीक है, मैं इस क्षेत्र का विद्यार्थी भी हूँ, तो मैं जो समझता हूँ, मास्टर है, विद्यार्थी नहीं, मैं तो विद्यार्थी हूँ। मुझे मैं अपनी समझ से लोगों को बता रहा हूँ कि देखो भाजपा की लीडरशिप की ट्रेजेक्ट्री आने वाले समय में क्या होगी। संघ प्रमुख ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत सारी बातें कही, 3 बच्चे होना चाहिए, मथुरा और बाकी जगह हम नहीं क्लेम करेंगे। आपका क्या टेक है? देखिए, मेरा ये टेक है कि संघ एक व्यवस्था है, एक संस्था है। देश को संघ नहीं चलाता है, देश को देश की पार्लियामेंट चलाती है। वो लोग चलाते हैं जिनको इस देश के लोगों ने पार्लियामेंट में चुनकर बैठाया है, पक्ष और विपक्ष दोनों। और वो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनको देश को संविधान के हिसाब से चलाना है।
संविधान में अगर कुछ कमी उनको लग रही है तो उसमें पार्लियामेंट में संशोधन का प्रावधान है। देश को कोई प्रशांत किशोर, कोई रिलीजियस संस्था, कोई सामाजिक संस्था नहीं चलाती है, और संघ भी ये दावा नहीं करता है कम से कम कैमरे पर कि हम देश को चला रहे हैं। तो अपना उनका विचार है, वो 3 बच्चे कहे, 1 बच्चे कहें, भाई ये देश का पार्लियामेंट तय करता है कि लोगों को परिवार नियोजन को लेकर देश में कौन सी नीति चलेगी। नहीं, अब तो 75 साल वाला भी उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा था। मेरे भाई ये बताइए कि ये आप पत्रकार है, कौन ऐसा बेवकूफ, कोई भी समझदार पत्रकार या एनालिस्ट या सामाजिक राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति क्या ये मानता था कि 75 साल के बाद मोदी जी छोड़ देंगे? अरे भाई, ये सब दूसरों पर लागू होता है। रामायण में एक कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ठीक है ना? तो जो समर्थ है उस पर कोई दोष नहीं लगेगा। पिछले दिनों आपके कुछ प्रोग्राम में कुछ झगड़ा झंझट होने की बात है, आपकी सुरक्षा को लेकर के कुछ कंसर्न है। मैं आपको बताऊं क्या हुआ? सुरक्षा क्यों नहीं है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वैचारिक तौर पर इस मत का हूँ कि अगर मैं सरकारी किसी पद पर नहीं हूँ तो मुझे सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए। मैंने ये भी बताया कि कुछ राज्यों में जहाँ मैंने काम किया वहाँ सरकार की ओर से मुझे सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन मैंने कभी सुरक्षा लिया ही नहीं है। कभी नहीं लिया। बंगाल में मिला, दूसरे राज्यों में मिला, हमने सुरक्षा लिया नहीं, क्योंकि मैं वैचारिक तौर पर ये मानता हूँ कि जो सरकारी पद पर नहीं है उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मेरा 3 साल से मैं ये अभियान बिहार में चला रहा हूँ। बिहार में तो आप रहे हैं, यहाँ कोई मुखिया भी बनता है तो 4 गो गार्ड रहता है, लेकिन आप देखिए कि एक भी सिपाही हम लेकर नहीं चलते हैं। मेरा ये यकीन है कि बिहार के लोग, बिहार का समाज मेरी सुरक्षा के लिए काफ़ी है, और मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। जितने बिहार के दूसरे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार सरकार की, उतनी मेरी भी है। ये जरूर है कि अब जन स्वराज की सभाओं में बहुत भीड़ हो रही है। तो जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, 20-25 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए, और जितनी संख्या में वहाँ पुलिस वाले थे उनसे उन्होंने बताया कि ये थाने के पुलिस से इतना भीड़ कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो बाहर से उन्होंने पुलिस बुलाया। बस इतनी बात है। मैं वहाँ सभा के बाद, आपने वीडियो देखा होगा, बेजाप्ता अपने कार के पर बैठकर और सैकड़ों लोगों से वहाँ करीब आधे घंटे तक मिला, तब निकला हूँ। कोई बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये सरकार, हमारा ये काम है, मेरी सुरक्षा मेरी चिंता नहीं है, मेरी सुरक्षा सरकार की चिंता है। अब ये 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आप जन स्वराज के सर्वे सर्वा, आप एज ए पोलस्टर आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं बिहार इलेक्शन को? बिहार में, जैसा कि आपने सुने मेरा सवाल कर, जैसा कि जब मैं आपसे मिला था बंगाल चुनाव के समय, आपने प्रेडिक्ट किया था वही प्रेडिक्शन आपको कर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का एनडीए का जाना तय है। नीचे बदलाव को लेकर लोगों में इतना करीब आम सहमति बन गई है। अब लोगों को एक ही निर्णय लेना है कि क्या वो पहले से देखे समझे जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं, या एक नई व्यवस्था है जन स्वराज जिस पर भरोसा उनको करना है। दोनों के अपने प्लस और माइनस हैं। इसीलिए मैंने कहा प्रेडिक्शन पे आ जाइए कि या तो जन स्वराज अर्श पे रहेगा या फर्श पे रहेगा। अगर जो बदलाव चाहने वाले लोग दे टेक लीप ऑफ फेथ कि नहीं, एक नई व्यवस्था है लेकिन इस पर भरोसा करना है, तो जन स्वराज को पूर्ण बहुमत, डिसाइसिव बहुमत की सरकार जन स्वराज की बन जाएगी। अगर वो नहीं हुआ तो जन स्वराज को 10 से कम सीट आएगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ। जैसे पिछले बार मैंने कहा था कि लोग बाहर बोलते हैं कि वोट काटेगा प्रशांत किशोर, किसका काटेगा नहीं मालूम। जो आपके तरफ झुके हुए हैं ना, वो मुझे ये भी कह रहे हैं कि देखिएगा इस बार ना त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगा। देखिए, वो ठीक बात है। एक तो किसी भी राजनीतिक स्थिति को आकलन जब आप करते हैं तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है। पहले अच्छा प्रशांत किशोर आए हैं, अरे कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर अच्छा कुछ तो कर रहे हैं, अच्छा कुछ वोट काट लेंगे, अब पूछ रहे किसका काटेंगे, अब कह रहे त्रिकोणीय हो गया। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चुनाव अभी 3 महीना दूर है, और लोगों के लिए चुनाव तब शुरू होगा जब चुनाव की घोषणा होगी। तो यदि हंग असेंबली होगा तो पीके क्या करेंगे? पीके मैं फिर आपको बता रहा हूँ। पहली बात कि हंग असेंबली अगर होगी तो जन स्वराज वैसी स्थिति में अर्श पर ही फर्श पर रहेगा। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि हम लोग को पक्ष विपक्ष की भूमिका नहीं अदा करनी है। विधानसभा में वोट तो करना पड़ेगा, एब्सटेन कीजिएगा, वोट कीजिएगा। सुनिए तो मेरी बात कि अगर हम लोग की ऐसी, हम लोग को बीजेपी के साथ वोट करेंगे या नहीं करेंगे, दो ही सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, तो फिर तो एब्सटेन करेंगे। तो लीजिए ना, यदि सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी बात सुन लीजिए। हमने आपको क्या कहा कि आपने कहा प्रेडिक्ट कीजिए, जैसे पहले करते थे। मैंने प्रेडिक्ट कर दिया, तो आप हमारी प्रेडिक्शन पे ही तो जाइएगा। या तो हम खुद कह रहे हैं कि या तो हम मेजोरिटी में हैं, नहीं तो हम 10 के नीचे हैं, ये भी मानने को तैयार है। तो अगर हम 10 के नीचे हैं, हमारे वोट का कोई मतलब नहीं है। नहीं, यहाँ तो एक वोट मतलब होता है। नहीं,
आपको बता दें, अगर हम फर्श पर हैं तो हम लोग 5 साल फर्श की राजनीति करेंगे, सड़क की राजनीति करेंगे, समाज की राजनीति करेंगे। उसके लिए हमको विधानसभा में बैठने की जरूरत नहीं है। और अगर जनता ने मैंडेट दिया, पिछली बार वाला हालत हुआ तो 10 वोट तो एकदम किंग मेकर है आप। नहीं, हम यहाँ किंग मेकर बनने नहीं आए हैं। आपको एकदम स्पष्ट बता देता हूँ, हम लोग का लक्ष्य एमएलए बनना, सत्ता की चाबी लेना, ये सब नहीं है। अगर वो होता तो कम से कम आप तो ये जानते हैं कि अगर मैं चाहता तो मैं नीतीश जी के साथ आज किंग मेकर बन के बैठा रहता। कोई नहीं रोकता है। इतना तो आप मान रहे हैं। नहीं, आपने तो बिहार की राजनीति में वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था, दोनों वो को कर मिला दिया। और अगर मैं चाहता यहाँ बने रहता है, लेकिन आज तक कोई ये तो नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने कभी कोई सरकारी बंगला लिया हो, प्रशांत किशोर ने कोई सरकारी गाड़ी ली हो, कोई सरकारी सुरक्षा ली हो, किसी अफसर का ट्रांसफर पोस्टिंग कराया हो, किसी को बिहार में कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, कोई बिजनेस धंधा मैंने किया हो, कभी नहीं किया। मेरा लक्ष्य वो नहीं है। देखिए, मेरी अपनी सोच है। कोविड के दौरान जो मैंने लोगों की यहाँ त्रासदी देखी, और लोगों की त्रासदी से ज़्यादा जो मैंने अपनी बेबस स्थिति को देखा, मुझे लगा कि मेरी इतनी ताकत, समझ, कांटेक्ट के बावजूद बिहार के लाखों लोग घर जाना चाहते हैं और मैं उनको बस तक नहीं मुहैया करा पा रहा हूँ। इसलिए मुझे वापस जाकर कुछ बिहार के लिए करना चाहिए। वो निर्णय मैंने 2020-21 में लिया, और जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म हुआ मैंने निर्णय लिया, मैं वापस यहाँ आकर 3 साल से लगा हुआ हूँ। लेकिन पीके, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं 10 दिन से घूम रहा हूँ, विकास तो हुआ है, रोड तो बना है, कनेक्टिविटी तो है। बिल्कुल। आप लेकिन रोड, अच्छा ये बताइए कि देश के किस हिस्से में रोड नहीं बना? अगर आप अहमदाबाद को या गुजरात को असम से जोड़ेंगे तो रोड बिहार होकर ही तो जाएगा। अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना वो तो बिहार में ही स्थिति उसकी सुधरेगी। मैं तो मन से कहता हूँ कि बिहार के हर घर में बिजली आ गई, सड़क बन गया, लेकिन यही विकास का पैमाना नहीं है। विकास का पैमाना दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी शिक्षा कब होगी, बिहार में रोजगार कब होगा, और सबसे बढ़ के बिहार से पलायन कब बंद होगा। 50 लाख से ज़्यादा लोग, जब रोड नहीं था तब भी और जब रोड है तब भी, 50 लाख से ज़्यादा लोग आज भी 10 से 15 हज़ार रुपये के लिए बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने। उन बड़े शहरों में बिहार के उन बच्चों की क्या स्थिति है ये आपसे छुपी नहीं है। उनके साथ गाली गलौज, बदमाशी, हर तरह का उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। उन लोगों को उस मजबूरी में जाकर काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्या दूसरे राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या दूसरे राज्यों में देश का संविधान नहीं है? क्या दूसरे राज्यों में मजदूरी और गरीबी की स्थिति नहीं है? हर जगह है। लेकिन शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहां 10-12 हज़ार रुपए के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो बिहार में इस चुनाव का मुद्दा प्रशांत किशोर के लिए, जनसुराज के लिए शिक्षा है और रोजगार है, पलायन का बंद होना है। सड़क बने न बने, मैंने विरोध किया है कि हम लोग को वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए, हम लोग को अमृत भारत ट्रेन नहीं चाहिए। और उसके बाद से आप असर देखिए, मोदी जी ने कहना छोड़ दिया डर के मारे। क्योंकि तो क्या चाहिए? सुनिए, मैंने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि सहरसा से गुजरात तक ट्रेन चलेगी, जिससे आपके श्रमिक परिवार के बच्चे आराम से जाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई, मतलब फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में और हम लोग के बच्चे ट्रेन दे रहे हो कि ट्रेन से जाएगा गुजरात में मजदूरी करने। हम लोग को फैक्ट्री चाहिए, हम लोग को ट्रेन, ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवरों की तरह यहाँ से मजदूर बनकर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जाएं। ट्रेन होनी चाहिए, बस होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, लेकिन वो व्यापार के लिए होना चाहिए, व्यवसाय के लिए होना चाहिए, तरक्की के लिए होना चाहिए। वो मजदूरों को लेकर जाने का रास्ता नहीं होना चाहिए। एक अंतिम बात, जब स्लेवरी चलती थी इस दुनिया में, उस समय भी एक स्लेव रूट होता था, उस पर बड़े बड़े स्टीमर चलते थे, लेकिन वो स्टीमर उन देशों की तरक्की के लिए नहीं चलाए जाते थे। वहाँ से लोगों को पकड़कर इंग्लैंड ले जाने के लिए, फ्रांस ले जाने के लिए, ताकि जाकर वहाँ वो गुलाम की तरह काम करें। बिहार में जो सड़कें बनी हैं, बिहार से जो ट्रेन चल रही है, इन ट्रेनों से सब्जी, फल, सीमेंट छड़ नहीं जा रहा है। यहाँ से बिहार के जवान बच्चे जा रहे हैं उन ट्रेनों पर बैठकर, और वो कहाँ जा रहे हैं? मजदूरी करने। उसका विरोध हो रहा है। चलिए प्रशांत किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, धन्यवाद। बहुत अच्छी। और अगली बार जब सुनिए, आप हैं बिहार के, बिहार के लिए कुछ कीजिए। सारे पत्रकारों को भी मैं कहता हूँ, पत्रकारिता चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप बिहार के नागरिक भी है। बिहार का भला होना चाहिए और इसको एडिट मत कीजिए। बिहार में जो बदलाव है वो बदलाव होना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे प्रशांत किशोर। नमस्कार, बैक टू स्टूडियो।